अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक मरतबा फिर से ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। आज जो लेक्चर नंबर 30 के अंदर हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करनी है वो लास्ट टॉपिक से रिलेटेड कुछ रीज़नेबल क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। वो कुछ रीज़नेबल क्वेश्चंस इस टॉपिक के हवाले से डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। जो पहला रीज़नेबल क्वेश्चन पेपर के अंदर डिस्कस किया जाता है वो सरफेस टेंशन के हवाले से है कि फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज स्फेरिकल। रीज़न पूछा जाता है कि फॉलिंग ड्रॉप, एक गिरता हुआ पानी का कतरा या किसी लिक्विड का जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप में क्यों होता है। तो इसका रीज़न है बेटा सरफेस टेंशन। क्योंकि अगर आपके पास कोई लिक्विड हो तो लिक्विड के अंदर मौजूद होता है एक फिनोमेना सरफेस टेंशन का, और सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जो आपके पास लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ये बोला जाता है कि उसका गिरता हुआ एक ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। उसका रीज़न है सरफेस एरिया। तो इसके अंदर जो रेशो होता है सरफेस एरिया का और टू इट्स वॉल्यूम वो सबसे मिनिमम होता है। इसी वजह से जो फॉलिंग ड्रॉप है लिक्विड का वो किस शेप में होता है बेटा, वो स्फेरिकल शेप में होता है। और इसका रीज़नेबल क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द कॉज दैट फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड इज स्फेरिकल इन नेचर। नीचे 4 ऑप्शंस बना के दिए हुए होंगे, तो उस 4 ऑप्शन में से आपने इसके आंसर के अंदर क्या लिखना होगा, सरफेस टेंशन। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो है वो गिरता हुआ पानी का ड्रॉप स्फेरिकल शेप के अंदर होगा, क्योंकि इसका जो रेशो होता है वो सबसे मिनिमम होता है सरफेस एरिया टू इट्स वॉल्यूम। तो इसी वजह से वो स्फेरिकल नेचर का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ पूछी जाती है कैपिलरी एक्शन। सिर्फ कैपिलरी एक्शन लिखा हुआ आएगा और इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होगा। या रूट्स कैरी वाटर अपवर्ड डायरेक्शन। जो जैसे दरख्तों की जड़ें हैं वो पानी को, जैसे छोटे पौधे हैं उन्हें हम पानी देना पड़ता है, लेकिन जो तनावर दरख्त होते हैं उसमें हमें पानी उसके अंदर नहीं डालना पड़ता, जबकि बल्कि वो क्या करते हैं, उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर तक गई हुई होती हैं और वो वहाँ से अपनी जड़ों की मदद से पानी को जो है एब्जॉर्ब करके कैपिलरी एक्शन की मदद से अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाती हैं। तो इसका भी जो रीज़न है यह कैपिलरी एक्शन। व्हाट इज़ कैपिलरी एक्शन बेटा? कैपिलरी एक्शन बिल्कुल हॉलो ट्यूब होती है, बिल्कुल पतली सी। हो सकता है कि 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के प्रैक्टिकल के अंदर वो कैपिलरी ट्यूब आप लोगों ने यूज़ की हो। और अभी जब आप लोग कॉलेज जाना शुरू करेंगे, कॉलेज जब आप लोगों के खुल जाएंगे, तो उसमें जब आप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर आपको एक कैपिलरी ट्यूब दी जाएगी और उसकी मदद से आप लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा। तो कैपिलरी ट्यूब जो है वो दोनों तरफ से क्या होती है, हॉलो होती है। उसको अगर पानी के अंदर डिप करोगे, किसी लिक्विड में डिप करोगे, तो अगर लिक्विड का लेवल यहाँ तक है, अगर लिक्विड का लेवल यहाँ तक है और आपने इसके अंदर कैपिलरी डिप की हुई है, तो कैपिलरी के अंदर वाटर का लेवल या उस लिक्विड का लेवल थोड़ा सा इसके मुकाबले में थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में होगा। तो इसका भी रीज़न होता है वो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन ये है, सरफेस टेंशन ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को जो सरफेस पे होते हैं उनको नीचे की तरफ खींच रहा होता है, जिसके रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ आपके पास लिक्विड इसके अंदर जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से राइज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है। और ये किस वजह से होता है बेटा? ये इसके अंदर कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल थोड़ा सा राइज़ हुआ हुआ होता है और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी है सरफेस टेंशन। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपके पास कोई इंक स्प्रेड ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर, एक ये भी रीज़न पूछा जाता है। सारे रीज़न सरफेस एरिया से ही रिलेटेड है। जो पानी जड़ों की मदद से ऊपर चला जाता है सरफेस टेंशन की वजह से जाता है, और इंक स्प्रेड ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर मतलब जो टिश्यू पेपर टाइप मटेरियल होता है, तो उसके अंदर भी अगर एक ड्रॉप इंक का डालो या पानी का डालो, कैसे वो उसके ऊपर फैल जाता है। तो उसका रीज़न भी बेटा ये है कि उसके अंदर बनी हुई होती है कैपिलरीज़। अगर आप उसको बगौर जायज़ा लें उसका, तो आप देखोगे कि उस पेपर के ऊपर इस तरह से कैपिलरीज़ बनी हुई होती हैं। एक रास्ते, कैपिलरीज़ मीन एक पतले पतले रास्ते बने हुए होते हैं उसके अंदर।
तो जब उसके अंदर पानी जाता है या इंक का एक ड्रॉप जाता है तो वो इस तरह से स्प्रेड उसके अंदर होना शुरू हो जाता है। तो तमाम चीज़ें इसके जो रीज़न है वो सरफेस टेंशन है, बाकी दो दो लाइनों के इसके रीज़नेबल है, वो आप वहाँ से इसको याद कर सकते हैं। और जो चीज़ ना समझ आए, कुछ क्लियर ना हो, तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं चैप्टर के लास्ट में। और भी कुछ रीज़नेबल क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो बुक के अंदर से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो रीज़न्स भी डिस्कस करेंगे। और अभी तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। सरफेस टेंशन के बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है वेपर प्रेशर। क्या चीज़ है बेटा? वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या चीज़ है उसको समझने से पहले मैं एक आध दो चीज़ें आप लोगों से पूछ लूँ कि बेटा एक चीज़ होती है एवापोरेशन। क्या होता है बेटा? एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या चीज़ है? एवापोरेशन इज़ basically the conversion of evaporation is basically the conversion of liquid into gaseous state is known as evaporation। ठीक है बेटा, पहली चीज़ क्या है? अभी जो हम चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो है वेपर प्रेशर। बेटा पहली चीज़ जो डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है? वेपर प्रेशर। लेकिन वेपर प्रेशर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूं। तो कौन सी चीज़ें जो पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों से डिस्कस करूं? बेटा पहली चीज़ है एवापोरेशन। ठीक है, पहली चीज़ हमारे पास क्या हो गई? एवापोरेशन। फर्स्ट थिंग इज़ एवापोरेशन। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो है कंडेंसेशन। ये दो फिनोमेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मोल्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जो कुछ फिनोमेना हैं ये पता होना चाहिए। एवापोरेशन है, कंडेंसेशन है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सब्लिमेशन है, ये सारी कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। भले पेपर में ना आती हों लेकिन ये चीज़ें फिर भी चूँकि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसकी जो बेसिक्स हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेटा एवापोरेशन आमतौर पे सब स्टूडेंट्स को पता होता है। एवापोरेशन क्या होता है? लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? एवापोरेशन। बेटा दूसरी बात यहाँ पे है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन ये है कि गैस का वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। दोनों एक दूसरे के उलट हैं, ओपोजिट दोनों हैं। लिक्विड गैस में जाएगा, एवापोरेशन। गैस को ठंडा करो, वापस लिक्विड में आएगी, दिस इज़ नोन एज कंडेंसेशन। भाई लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है, फिर जाके वो जो है कन्वर्ट होता है गैस के अंदर। और जब आपके पास कोई गैस है और गैस को आप ठंडा करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बेटा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल दे देता हूँ, शायद आप लोगों को पता भी हो, रिकॉल भी हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर से ठंडे पानी की बोतल निकाल के आपने एक जगह रख दी, कुछ ही देर में देखोगे कि उस बॉटल के अराउंड या जिस टेबल पे आपने उस बॉटल को रखा है उस टेबल के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी आया हुआ होगा। तो वो पानी कहाँ से आया? क्या वो बॉटल के अंदर से आया है या वो हमारी सराउंडिंग का पानी है? वो बिल्कुल हमारी सराउंडिंग का पानी है। देखिए हमने वेदर रिपोर्ट सुनी, उसमें लिखा हुआ था कि हवा में नमी का तनासुब इतने फ़ीसद है, हवा में नमी इतने % है। तो ये सारी चीज़ वो बताते हैं। इसका मतलब हवा में नमी मौजूद है। और हवा में नमी किस तरह से गई? वो जो पानी जो है समंदरों का, दरियाओं का, ये जगह जगह पानी होता है वो एवापोरेट होता है, वो किस में जाता है? गैस में जाता है। तो जब वो गैस में जाएगा, ऊपर एयर के साथ मिक्स हो जाएगा, तो वो हवा में नमी, इसका मतलब है। तो हवा में नमी है, अगर वो किसी ठंडी चीज़ से टकराएगी, नमी किस तरह से गई हवा में? गर्म करने पे। लिक्विड जब गर्म हुआ तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर तो ये लिक्विड ठंडा होगा, जब ये लिक्विड ठंडा होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर। अगर ये गैस ठंडी होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे मिसाल के तौर पे हॉट पॉट के अंदर रोटी रखी हुई है, आपने ऊपर उसके कवर लगा दिया, जब आप कवर खोलोगे तो उस पर नमी होगी। या किसी पतीले में अगर खाना बन रहा है, आपने पतीले का कवर हटाया तो देखा उस पर पानी इस तरह से बहता बहता नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये क्या है? ये फिनोमिना कहलाता है बेटा कंडेंसेशन। मतलब पहले भाप बनी, वो भाप ऊपर कवर से टकराई, ठंडी चीज़ से टकराई, फिर वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। तो ये आपके पास फिनोमिना कहलाता है कंडेंसेशन, एवापोरेशन और कंडेंसेशन। अब गौर से सुनो कि फिनोमिना है क्या।
ये हमारे पास एक कवर्ड कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड मौजूद है। देखिए इस टाइम पे मेरे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, कैमरे के ऊपर भी, हर जगह बिल्डिंग के ऊपर भी कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है। वो प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? वो प्रेशर अप्लाई हो रहा है बेसिकली जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारी इन्वायरमेंट के अंदर गैसेस हैं, वो गैसेस हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही हैं। और बेटा इस प्रेशर को नाम दिया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दिया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दिया जाता है। बाहर से एक प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, उस प्रेशर को नाम दिया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा खैर, अब देखें हमारे पास एक कंटेनर है, वो कवर्ड हुआ है, ऊपर से हमने इसे हीट प्रोवाइड की। ठीक है बेटा, हमने इसे क्या प्रोवाइड की? हीट प्रोवाइड की। इस कंटेनर को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे बेटा, तो हीट प्रोवाइड करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू KMT। बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बताती थी? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये बताती थी काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमने इसे हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने से इस लिक्विड के अंदर मूवमेंट बढ़ी। मूवमेंट इस वजह से बढ़ी है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, कोलिजन इसका बढ़ जाएगा। अच्छा फिर होगा ये कि जो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो यहाँ से अपनी सरफेस को छोड़ के वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे बेटा, किस में? वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे गैशियस फेस के अंदर। किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे? गैशियस फेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज एवापोरेशन। अब एवापोरेशन के बाद होगा क्या? ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, वॉल ऑफ कंटेनर से टकराने के बाद दोबारा किस में कन्वर्ट होंगे? दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। दोबारा किस में कन्वर्ट होंगे? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो गैस जब ऊपर कवर से टकराई, वापस नीचे की तरफ आई, तो ये फिनोमेना बेटा कहलाएगा कॉन्डेंसेशन। अब यहाँ पे एवापोरेशन भी हो रही है, साथ साथ कॉन्डेंसेशन भी हो रही है। जब ये प्रोसेस शुरू होगा तो कुछ ही देर के बाद यहाँ पे एक किस्म का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सर इक्विलिब्रियम तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, फिजिक्स के साथ साथ आप केमिस्ट्री के अंदर भी इक्विलिब्रियम पढ़ोगे। जैसे चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम, पूरा चैप्टर इसी हवाले से। देखिए इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम होगा किन दो चीज़ों के दरमियान? बेटा यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा दो चीज़ों के दरमियान, एवापोरेशन के दरमियान और कॉन्डेंसेशन के दरमियान। एवापोरेशन के दरमियान और कॉन्डेंसेशन के दरमियान। यहाँ पे मैं पूरा लिख दूँ, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी ही देर के बाद एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। और बेटा इक्विलिब्रियम किन दो चीज़ों के दरमियान इस्टेब्लिश होगा? एवापोरेशन। मतलब इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? इक्विलिब्रियम अगर दो काम सेम स्पीड पे हो रहे हैं, मतलब यहाँ से एवापोरेशन, मिसाल के तौर पे 50 मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हुए, उसी लम्हे अगर दूसरे 50 मॉलिक्यूल वापस कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट के अंदर आ गए, या मिसाल के तौर पे 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ से वाटर के एवापोरेट हुए और उसी लम्हे दूसरे वाले 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट के अंदर आ गए, तो एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो बेटा बराबर होने पे इस स्टेज को नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम। बेटा इस स्टेज को क्या नाम दिया जाता है? इक्विलिब्रियम। अच्छा अब इक्विलिब्रियम तक जब हम पहुंच गए तो अब इसके बाद असल चीज़ है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या चीज़ है? बेटा वेपर्स क्या होंगे? लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, वेपर्स बन गए, गैस बन चुकी है। वो गैस ऊपर टकराई और टकराने के बाद अपने ही लिक्विड के ऊपर आके प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देगी। ये जो गैस है अब इसके अंदर गैस भरी हुई है। एवापोरेशन कंडेंसेशन दोनों फिनोमेना तो हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर गैस भी तो भर चुकी है। वो गैस अपने ही लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देगी। एक ऐसी स्टेज जिसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका हो, उस टाइम पर ये जो इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, जो वेपर्स के पार्टिकल्स हैं, जो वेपर्स हैं, वो अपने ही लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। इस प्रेशर को नाम दिया जाता है वेपर प्रेशर। बेटा इसको क्या नाम दिया जाता है? इस प्रेशर को नाम दिया जाता है वेपर प्रेशर का नाम दिया जाता है।
तो ये सिंपल हमारे पास वेपर प्रेशर है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, आमतौर पे इसके ऊपर शॉर्ट नोट कम और एक आध नंबर की जो है वो एक डेफिनेशन पेपर में पूछ ली जाती है। तो एक फिनोमेना है सिंपल सा, इसको अगर आप एक आध दो मरतबा पढ़ भी लेंगे तो ये आपके जहन में चीज़ बैठ जाएगी। अच्छा, यहाँ से बेटा एक रीज़नेबल क्वेश्चन पूछा जाता है और वो रीज़नेबल क्वेश्चन क्या है कि एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस हमें ये बताना है कि एवापोरेशन जो है अगर तो वो कूलिंग प्रोसेस है तो वो किस वजह से कूलिंग प्रोसेस है। इसको समझने के लिए आप इसी डायग्राम का सहारा ले लें। देखिए, जब हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी लिक्विड को अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले बढ़ती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो मॉलिक्यूल्स जिसकी काइनेटिक एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल्स यहाँ से एस्केप होना शुरू हो जाते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, जब वो यहाँ से निकल जाएंगे और गैशियस फेस में चले जाएंगे तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी पहले के मुकाबले में रिड्यूस हो जाएगी। तो जब पहले के मुकाबले में एनर्जी रिड्यूस हो गई तो ये फिनोमिना कहलाएगा कि एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। जो रिमेनिंग आपके पास लिक्विड होगा उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा पहले के मुकाबले में। हमारे पास ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। जिस पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है वो एस्केप होना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ से निकल के वो जाना शुरू हो जाएगा गैशियस फेस के अंदर। यहाँ से निकल के कहाँ जाना शुरू हो जाएगा? गैशियस फेस के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब यहाँ से हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकल जाएंगे, भाई एनर्जी वाले, एक मीटिंग चल रही है उसके अंदर सारे एनर्जी वाले बंदे जो हैं वो बैठे हुए हैं, तकरीरें कर रहे हैं, पूरा माहौल गर्म है। अब वो 3 या 4 बंदे जो भी थे वोट के बाहर चले गए, पीछे जो पूरी पार्टी बैठी हुई है वो ठंडी पार्टी है। काइनेटिक एनर्जी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल बाहर चले गए तो पीछे जो आपके मटेरियल बचे वो ठंडे पार्टिकल रह गए। तो यहाँ पे भी जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो पीछे रह गए, गर्म वाले पार्टिकल्स निकल के गैस के अंदर चले गए, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, ये वाली सारी चीज़ें। तो वेपर प्रेशर भी आप लोगों को समझ आ चुका होगा बहुत अच्छे तरीके से। सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, बेटा इसके ऊपर भी आप लोगों ने शॉर्ट नोट लाजमी याद करना है। कोशिश यही करनी है कि सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करें। और इस टॉपिक के साथ हमारा जो लिक्विड का पोर्शन है बेटा वो तकरीबन अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। एक शॉर्ट डेफिनेशन पेपर के अंदर पूछी जा सकती है या उसका कॉन्सेप्ट आप लोग ले लो, और वो क्या है? वो है बॉयलिंग। एक है सिंपल बॉयलिंग और एक है आपके पास बॉयलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, दो बातें, एक है सिंपल बॉयलिंग और एक चीज़ है हमारे पास बॉयलिंग पॉइंट। व्हाट इज़ बॉयलिंग? बॉयलिंग तो ये है यार लिक्विड का बॉयल होना, गैस से लिक्विड से गैस में जाना, दिस इज़ नोन एज बॉयलिंग। चाय बना रहे हो, पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, पानी देख रहे हो बॉयल हो रहा है और आपको जाता हुआ नज़र भी आ रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, दिस इज़ नोन एज बॉयलिंग। बॉयलिंग पॉइंट या बॉयलिंग टेम्परेचर से क्या मुराद है? एक सिंपल आसान समझा देता हूँ, उसके बाद फिर इसकी केमिस्ट्री बताता हूँ। असल ये बॉयलिंग पॉइंट ये होता है कि मिसाल के तौर पे देखा चाय बन रही है, पानी गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है, टेम्परेचर डाला, देखा हाँ यार टेम्परेचर 100 डिग्री है, ठीक है, इसका मतलब वो जो टेम्परेचर आया 100 डिग्री बॉयलिंग पॉइंट है वाटर का। कोई और होगा उसको बॉयल हो रहा है, आपने थर्मोमीटर डाला, देखा हाँ इतना टेम्परेचर है, पता चल गया ये फ़लाँ लिक्विड का इतना बॉयलिंग पॉइंट है, इसका इतना है। ये वो डेफिनेशन है जो 7वीं 8वीं क्लास के अंदर बता दी जाती है बॉयलिंग पॉइंट की। अब डेफिनेशन समझो बॉयलिंग पॉइंट की क्या है, बॉयलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। खैर बॉयलिंग पॉइंट भी अपने आप में एक अच्छा लेंदी टॉपिक है जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं इस टाइम के अंदर आपको समझा सका हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जो असल में होता ये है कि जब हम किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका वेपर प्रेशर बनना शुरू होता है। वेपर प्रेशर
अभी मैंने आपको समझा दिया है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अच्छा, वेपर प्रेशर के अंदर एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, एक होता है बेटा वॉलेटाइल लिक्विड। क्या होता है? वॉलेटाइल लिक्विड। चलो यहाँ पे पूछ लेते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड जैसे पेट्रोल है, ठीक है, और एक हमारे पास है वाटर। दो चीज़ों के दरमियान कंपेरिजन बता रहा हूँ। वाटर मीन ये नॉन वॉलेटाइल है एक किस्म का। वाटर को आप हीट करोगे तो फिर वो कहीं जाके गैस में कन्वर्ट होगा। पेट्रोल को आपने इधर रखा, मिनटों के अंदर वो एवोपरेट हो गया। ये वॉलेटाइल है, ये जल्दी गैस में कन्वर्ट होता है। ये क्या है बेटा? जल्दी गैस में कन्वर्ट होता है। जो वॉलेटाइल आपके पास लिक्विड होंगे, वेपर प्रेशर उनका हाई होगा। वेपर प्रेशर वॉलेटाइल लिक्विड, अगर वॉलेटाइल लिक्विड है उसका हाई वेपर प्रेशर होगा। हाई वेपर प्रेशर क्यों होगा भाई? हाई वेपर प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि आपके पास वो ज़्यादा गैस में कन्वर्ट होगा। ज़्यादा गैस में कन्वर्ट होगा, अपने लिक्विड पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, इसका मतलब है वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ मेरे जहन में आई, मैंने आप लोगों को बता दी है। वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड बेटा क्या होते हैं? कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल बता दें। वॉलेटाइल लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे या बड़े लो टेम्परेचर के ऊपर भी गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इन्हें बोला जाता है बेटा वॉलेटाइल लिक्विड, जैसे पेट्रोल है। अच्छा, अब व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? जब आप किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हो तो हीट प्रोवाइड करने से वो गैस में कन्वर्ट होता है, अपनी लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। इस प्रेशर को नाम दिया जाता है वेपर प्रेशर। जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, बेटा जब कभी भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, जब कभी भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, अपने ही लिक्विड के ऊपर क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे। इस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। ठीक, जब कभी भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जब कभी भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो लिक्विड क्या होना शुरू हो जाएगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे होगा उसे नाम दिया जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल भी पूछ रहा हूँ, साथ साथ इसका आंसर भी दे रहा हूँ। जब हम हाइट पे जाते हैं तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। पानी यहाँ पे 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, माउंट एवरेस्ट पे जाके 90, 80, 89 पे, इतने पे जाके वो बॉयल हो जाएगा, कम पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि जैसे 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 आप हाइट पे जाओगे, हाइट पे जाने से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। और हम ये बात जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो टेम्परेचर कि जिस पे वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। पहले ऊपर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाया हुआ था, ज़्यादा था, 4 लाइन्स थी, यहाँ पे 2 लाइन्स है। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो गैसेस का प्रेशर है, हाइट पे जाने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कम होता है? रीज़न उसका ये कि हैवी गैसेस नीचे रह जाती हैं, लाइटर गैसेस ऊपर होती हैं। इसीलिए जब हाइट पे जाओगे हैवी गैसेस तो सारी नीचे रह गई। तो जब वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब जाके जो लिक्विड है वो बेटा क्या होना शुरू हो जाएगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका फिनोमेना है और यही वजह है कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद हम चीज़ों को बॉयल करने के लिए, पकाने के लिए, उबालने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? सिंपल कुकिंग के लिए भी वहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर क्या काम करता है बेटा? प्रेशर कुकर ये काम करेगा, प्रेशर कुकर के अंदर आप मुंह सर तक चीज़ें नहीं भरते हो, इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है यहाँ तक, इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है यहाँ तक, तो बाकी इतने हिस्से में क्या होती है? स्पेस होती है, मतलब एयर होती है। होगा ये जो इसके अंदर एयर अभी ट्रैप हुई हुई है, ये एयर भी कुछ ना कुछ इस लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करेगी और बाहर से भी कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई इसके अंदर हो रहा है। तो समझ लो कि इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इतना था, लेकिन जब प्रेशर कुकर सील हो जाता है, टाइट हो जाता है, ऊपर ये सीटी भी लगा दी है मैंने इसकी। अच्छा, अब हुआ ये कि बाहर से लगने वाला प्रेशर इतना था, और जब हमने इसको सील टाइट किया तो इसके अंदर ये 2 शाखें मैंने और बना दी, मतलब इसके अंदर कुछ एयर ट्रैप हो गई है, और वो एयर अब इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो ओवरऑल इसके ऊपर प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो इतना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो जब ओवरऑल इतना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो जब लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा तो उस बॉयलिंग फेज़ तक पहुंचने के लिए इसे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा देर में जाके ये बॉयल होगा। जब हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे तो इस लिक्विड का बॉयलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि जो इजाफी इसके अंदर एयर ट्रैप हुई है, उस एयर ट्रैप होने से इसका बॉयलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पहले समझा है कि ये सारी चीज़ डिपेंड कर रही होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक किस्म का हम लोगों ने इसके ऊपर बढ़ा दिया तो वो चीज़ गलना शुरू हो जाएगी, गोश्त वगैरह है या कुछ इस तरह से मटेरियल। अगर हाई एल्टीट्यूड पे आप इस्तेमाल कर रहे हो, प्रेशर कुकर यूज्ड एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कुकर क्यों इस्तेमाल करते हैं? रीज़न मैंने आपको ये बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट हाइट पे जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। हाइट पे जाओगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा, और डिक्रीज़ हो जाएगा, चीज़ें सही बनेंगी नहीं, पानी अभी चीज़ गली नहीं होगी, पानी एवापोरेट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा लिक्विड का पोर्शन यहाँ पे आके अपने अख्तिताम को पहुँचा है। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी चीज़ रह गई हो तो ऐसा नहीं है कि हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आने वाले वक्तों के अंदर जब हम पूरा जायज़ा लेंगे चीज़ों का, कोई चीज़ रह गई हो पास पेपर से भी, तो फिर उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।